नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की में। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, राहुल महाजन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समीर चौंगावकर सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं क्योंकि कल ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। ईडी ने उन्हें समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं और उन्हें लगातार बेल नहीं मिल पा रही है, लगातार उन्हें कोर्ट से झटका मिल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है बीजेपी, डरी हुई है अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कद को लेकर। इसीलिए जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को झूठे केस पे फंसाया जा रहा है और 2 नवंबर यानी कल जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अभी से ही आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल असल मास्टरमाइंड हैं शराब घोटाले के और इसीलिए उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। इसीलिए अब कट्टर ईमानदार छवि वाले जब खुद फंस रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इन सब के बीच अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जब प्रेस के सामने आएंगे तो क्या वही पुराना राग अलापेंगे जो उन्होंने मनीष सिसोदिया के वक्त पर कहा था, जो उन्होंने सत्येंद्र जैन के वक्त पर कहा था, या कुछ नया पलटवार आज वो भारतीय जनता पार्टी पर करने वाले हैं? इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल को पेश होना है ईडी के सामने। थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सीधा आपको लिए चलेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हर्षवर्धन जी, चूंकि थोड़ी देर में आने वाली है पीसी, क्या लग रहा है आपको, कुछ नया बोलेंगे अरविंद केजरीवाल या वही बात की डरी हुई है बीजेपी इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है? मुझे लगता है कि बहुत कुछ अब नया बोलने के लिए अरविंद जी के पास है नहीं। और अगर आप ध्यान से देखें तो जब से ये पूरी जांच चल रही है तो सबसे पहले यही कि पूरी तरह से खारिज किया गया, इसमें तो कुछ है नहीं। पहली बार है कि जो 338 करोड़ एक नंबर आया है कि इतने का करप्शन हुआ है, इतने का भ्रष्टाचार हुआ है, ये वो रकम है जिसको हम कमीशन कह रहे हैं कि इन्फ्लेट कर दिया गया कमीशन, 7% एक्स्ट्रा कमीशन है। तो एक तरह से कहें कि पहली बार ये स्टैब्लिश होता हुआ दिखा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कह रहा है कि मनी ट्रेल स्टैब्लिश्ड। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या कोई रास्ता बचता है, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई नहीं होगी उस समय के अधिकारियों। आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि पीसी शुरू हो गई है मुख्यमंत्री के लिए। लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से आज आप लोगों को एक खुशखबरी देने के लिए मैं आया हूं। कल नगर निगम की सदन की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रस्ताव पारित करके ये मंजूरी दे दी गई है कि नगर निगम के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से लेके आज तक लगभग 6494 सफाई कर्मचारियों को हम लोग पक्का कर चुके हैं। कच्चे कर्मचारी मतलब जिनकी नौकरी का कुछ नहीं पता, आज बुलाते हैं काम पे, कल नहीं बुलाते काम पे, महीने में 15 दिन बुलाएंगे कि 20 दिन बुलाएंगे इसका नहीं पता, छुट्टियों का नहीं पता, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। तरह तरह से सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जाता था। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी जिसने सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सफाई कर्मचारियों की हमेशा मांग रहती थी कि उन्हें पक्का किया जाए। उस प्रक्रिया को अब हमने आगे बढ़ाया है। हमारा आपको वादा था कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। जब से ये ऐलान किया है बहुत सफाई कर्मचारी बहुत खुश हैं। मेरे पास कल से ढेरों फ़ोन आ रहे हैं सफाई कर्मचारियों की, उनको पक्का किया गया है। पंजाब में भी जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अंदर हमने 30,000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है। तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी की कमिटमेंट है। हम कच्चे कर्मचारियों का मतलब होता है उनका शोषण।
जब भी हमें जिस भी सरकार में मौका मिलेगा, जहाँ भी हमें मौका मिलेगा, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये कच्चे वाला सिस्टम भी धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। जब से आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, अच्छी अच्छी खबरें नगर निगम से आ रही हैं। पहले नगर निगम से केवल और केवल भ्रष्टाचार की 2 ही खबरें आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। इतना भ्रष्टाचार होता था नगर निगम में 15 साल जब से बीजेपी की सरकार थी। और बस यही सुनने को मिलता था कि सफाई अलग अलग किस्म के, केवल सफाई कर्मचारी नहीं, एमसीडी के सभी कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सभी कर्मचारी केवल सड़कों पे प्रोटेस्ट करते नज़र आते थे, हड़ताल करते नज़र आते थे कि उनको तनख्वाह दी जाए। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कई गलत चीज़ों को कंट्रोल किया है हमने पिछले 10 महीने में, और अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है। पिछले 3-4 महीने से ऐसे होने लगा कि अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है और सफाई कर्मचारियों के पक्के होने का सिलसिला चालू हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी त्योहारों का सीज़न है, अभी नवरात्रे गए हैं, दशहरा गया है, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दिवाली आने वाली है, दिवाली के मौके पे ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। दिवाली अब सब लोगों के लिए शुभ हो, छठ पूजा सब लोगों के लिए शुभ हो, दुर्गा पूजा, काली पूजा अभी हुई हैं। सभी त्योहारों की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, और भगवान आप सब लोगों को खुश रखे, आपके परिवार के लोगों को स्वस्थ रखे, खूब बरकत दे और आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का किया है। 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात ये खुशखबरी देते हुए और साफ तौर पर दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तमाम जो त्योहार अब आने वाले हैं उसकी शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का जिक्र जरूर किया, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ एमसीडी में, उसका जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। कल उन्हें ईडी के सामने पेश होना है, उसके बारे में कुछ भी कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, जाते जाते सारे त्योहारों की शुभकामनाएं देना, क्या मुख्यमंत्री को भी ये लग रहा है कि ये शायद आखिरी बार है कि लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, कल शायद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल की अपनी शैली है, और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं भी बधाई दूंगा, क्योंकि अगर कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया, उनका नियमितीकरण कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि कर्मचारियों का एक अनिश्चितता वाले माहौल में काम करना, तो वो एक मुश्किल होती है, वो कई बार हम कहते हैं। और ये इसको आप इस तरह से भी देखिए कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स के बाद ये नया दांव है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और बहुत स्पेसिफिक तरीके से वो कह रहे हैं कि हमको जहां जहां अवसर मिलेगा हम पक्का करेंगे लोगों को। अब ठीक है कि वो कितना उसकी गुंजाइश है, किस सरकार में कितना उसके खजाने पर क्या है, उतनी नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सारे सवाल अलग हो सकते हैं। लेकिन ये लोगों को लुभाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि एक नया पॉलिटिकल दांव है। अब इसका दूसरा पहलू है कि क्या वो गिरफ्तार होने वाले हैं। देखिए, गिरफ्तारी तो लगभग उस दिन तय हो गई थी जिस दिन ये आया था कि एक जो मेन एक्यूज्ड है उससे फेस टाइम पर वीडियो कॉल पर बात की। अब जाहिर है, अगर इस तरह की बातचीत, एक शराब नीति में घोटाला हुआ, ऐसी शराब नीति बनाई गई कि उसमें ढेर सारे लोगों को, सिंडिकेट को लाभ मिलता है, वो पैसा पार्टी के पास जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में आकर यहां एक मनी ट्रेल स्टैब्लिश होने की बात होती है। तो कुल मिलाकर गिरफ्तारी आज नहीं तो कल होनी है। सवाल ये कि क्या 2 तारीख को हो जाएगी? तो कम से कम आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेना की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, या जो अब लिंक जुड़ते हुए दिख रहे हैं, उसमें यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या कल होगी, या हो सकता है कुछ समय और ले ईडी अपने जो सबूत पुख्ता करने के लिए या न्यायालय में जाएंगे तो बताएंगे कि क्यों हमने गिरफ्तार किया है और क्यों जमानत नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर गिरफ्तारी होगी तो यह पक्का करके होगी कि कम से कम जल्दी उनकी जमानत ना होने पाए। अब आगे की रणनीति समीर जी, दिल्ली में क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसी संभावनाएं आम आदमी पार्टी भी जता रही है? ऐसी संभावना जताई गई थी मनीष सिसोदिया के वक्त पर, और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे। अगर ऐसा होता है तो क्या रणनीति अब आम आदमी पार्टी की देखने को मिल सकती है? देखिए, बहुत मुश्किल होगा अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, और ये तय है कि अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो कल जरूर गिरफ्तार होंगे। हो सकता है कल गिरफ्तारी उनकी नहीं हो, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास भले कोई विभाग नहीं हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री है, और 338 करोड़ का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इतनी बड़ी लिकर पॉलिसी जो लेकर आए थे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना केजरीवाल के नॉलेज से आई हो। उस लिकर पॉलिसी लाने में
क्या आम आदमी पार्टी को फायदा होने वाला है, किस तरीके से वो पार्टी इसमें पैसा बना सकती है और चुनाव में लगा सकती है, यह सारी बातें मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के साथ शेयर की होगी। अरविंद केजरीवाल के पास पूरी जानकारी है इस लिकर पॉलिसी की। जो पैसा आया 338 करोड़ रुपए का, मुझे लग रहा है ईडी को इसके संदर्भ में क्लू मिला है, इसी कारण मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया है। और जब भी जिसे भी पूछताछ के लिए बुलाया था उसे कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वह संजय सिंह हो। मुझे लग रहा है कि अगर बुलाया गया है तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो यह तय है, इस पार्टी का टूटना तय होगा। पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत होगी, क्योंकि यह पार्टी एक कट्टर ईमानदारी की बात करते हुए देश की राजनीति में आई थी। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी होने के बाद यह तय है कि उनकी जल्दी बेल होगी नहीं, लोकसभा चुनाव तक वो बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसी स्थिति में पार्टी में भगदड़ मचेगी और पार्टी को एकजुट रखना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, कट्टर ईमानदार वाली जो बात है राहुल जी, इसे आम आदमी पार्टी अभी भी आगे बढ़ाती है, लेकिन जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं, जो विजय नायर का बयान है, जो दिनेश अरोड़ा का बयान है, जिसमें अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की बात ये दोनों कर रहे हैं, एक सरकारी गवाह है और एक आरोपी है, उसका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी नजर नहीं आती। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो ज़्यादा फोकस है वो इस बात को लेकर है कि वो ये किसी ना किसी तरह जनता के सामने पेश करे कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो आम आदमी पार्टी को किसी ना किसी तरह से फंसाना की कोशिश कर रही है। क्योंकि उनका जो ईमानदारी, जो भ्रष्टाचार मुक्त जो सोसाइटी है, उसका जो प्लान था, अगर ये सारे नेता जो हैं इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि इन्होंने जो है इस तरह की रिश्वत ली है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसका पूरा का पूरा जो प्लान जिस पे पार्टी खड़ी हुई थी, जिस मुद्दे पे पार्टी खड़ी हुई थी, वही कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा। तो ऐसे में कोशिश जो हमारे को दिखती है, चाहे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के बयान भी देख लीजिए, उसमें यही कोशिश दिखाई देती है कि वो ये प्रूव करे, ये जनता के सामने लाए कि जो केंद्र सरकार है उसे टारगेट कर रही है, वो विपक्ष को टारगेट कर कर किसी ना किसी तरह से अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये प्रूफ करना इतना आसान हो पाएगा? देखिए, जहां तक मैंने कल भी आप ही की डिबेट में कहा था कि देखिए, दो चीजें होती है। एक है प्रोसीड ऑफ क्राइम, एक है पैसा लिया और दिया गया ये, और दूसरा पोजेशन ऑफ मनी। तो पोजेशन ऑफ मनी जो है उसको प्रूव करना पड़ेगा, और दूसरा ये भी होगा कि अगर आपको आगे उसका जैसे कि ईडी की बात है, अगर उसमें हम जाएंगे तो उसमें ये प्रूव करना पड़ेगा उसका इस्तेमाल कैसे हुआ। तो इसमें टेक्निकलिटीज़ जब ये मुकदमा आगे बढ़ेगा, जब ये केस आगे बढ़ेगा, तो इसमें ये टेक्निकलिटीज़ आएंगी कि किसने किसको पैसा दिया, क्या अरविंद केजरीवाल के पास पैसा आया, क्या मनीष सिसोदिया ने पैसा लिया, किसने पैसा लिया और वो उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया गया। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात आएगी तो उसमें ये दोनों फैक्टर आएंगे। तो ये देखना होगा कि मुकदमा आगे कैसे बढ़ता है, किस तरह से ये प्रूव होता है कि पैसा किसने और किसको दिया। मुकदमा तो आगे जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, अभी कल पूछताछ के बाद तमाम जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, विपक्ष का एक धड़ा अभी से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक रुकने वाली चीज नहीं है, अभी तो राघव चड्ढा का नाम आ सकता है। विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं, झारखंड में आप सोरेन को परेशान कर रहे हैं, कपिल सिब्बल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सिलसिला आगे बढ़ेगा या अरविंद केजरीवाल फुल स्टॉप होंगे? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएसपी जो है वो एक ही है। निजी जीवन में उनके कोई दाग नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में वो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये जरूर आरोप लगता है, और वो आरोप कई बार ठीक भी लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वो बच जाता है। तो ये वाला आरोप तो लगता है, और इससे बाहर निकलने के लिए इस सरकार को सचमुच कुछ करने की जरूरत है। लेकिन जो दूसरा पहलू है कि आप अगर ये सोचकर कि हम कहेंगे कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह फोन कर देते हैं एजेंसियों को और वो कहते हैं जरा उसको उठा लाओ, जरा सुबह जाओ उसको उठा लाओ, तो ये देश की जनता को ये बात अब समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि जिन लोगों का नाम आतिशी मारलेना ने एक के बाद एक गिनाया कि पहले हेमंत सोरेन जाएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे, उन सारे लोगों के ऊपर वो भ्रष्टाचार के मामले पहले से हैं। अब तेजस्वी यादव तो जिन मामलों में अभी तक वांछित हैं, या जिसको हम कहें कि आरोपी बनाए जा रहे हैं, वो आरोपी तो किस वजह से हैं? वो कोई इस वजह से थोड़ी ना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता में आ गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। या स्टालिन पर अगर कोई बात होगी, उनके मंत्री वी सेंथिल बालाजी के ऊपर अगर आरोप हैं और वो हटा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको मंत्री बनाकर रखा जाता है, वो जेल जाते हैं फिर भी मंत्री बनाकर रखा जाता है, तो लोगों के मन में तो आएगा ना भाई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसी सरकार में कोई मंत्री, चाहे वो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया हो या फिर सेंथिल बालाजी हो, उनको मुख्यमंत्री क्यों बचाए रखना चाहते?
ऐसे में मुझे लगता है कि कार्रवाई रुक जाएगी, ये तो मुझे कतई नहीं लगता है। बल्कि मुझे ये जरूर लगता है कि जो 2024 का चुनाव होने वाला है, अभी आप इसको चूंकि नवंबर दिसंबर का जो महीना है, नवंबर पूरा और दिसंबर 3 तारीख तक, तब तक ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। ये परिणाम भी बहुत कुछ तय करेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा कुछ धीमे मामला चले, लेकिन इन 5 राज्यों के परिणाम के बाद लोकसभा चुनाव के पहले मुझे तो इसमें बहुत तेजी आती हुई दिख रही है। कहीं कोई धीमापन नहीं दिखेगा, क्योंकि मोदी को भी पता है कि एक ही रास्ता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा एक नेता, एक ऐसा नायक जो करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है। यानी इसका लोकसभा चुनावों से, आने वाले विधानसभा चुनावों से कोई कनेक्शन है, जैसा विपक्ष कहता है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, और उनके पास पुख्ता एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का। उन्हें जब भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई को गलत दिखाना होता है, वो महाराष्ट्र की बात करते हैं कि जिनको आप सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बताया करते थे, उन्हें अपनी पार्टी में आप शामिल कर लेते हैं। नहीं तो क्या अजीत पवार अब भ्रष्टाचारी नहीं रह गए क्या? अभी दोषी तब भी नहीं थे, दोषी अब भी नहीं है, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं अजीत पवार। अजीत पवार जितने भ्रष्टाचारी उद्धव ठाकरे के उप मुख्यमंत्री रहते थे, वैसे ही एकनाथ शिंदे के उप मुख्यमंत्री रहते हैं। भाजपा के साथ आ जाने से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खत्म नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात, क्या कोई भी मामला अभी तक वापस हो पाया है क्या अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, तो क्या उनके ऊपर जितने घोटाले थे वो सब बंद हो गए क्या? फाइल क्लोज हुई क्या? किसी में क्लोजर रिपोर्ट लगी क्या? नहीं लगी है। वहां कानून अपना काम करेगा। और मेरा यह मानना है कि आज नहीं तो कल, चाहे आप जिधर दाएं बाएं होते रहिए, अब वो समय चला गया कि आप बच जाएंगे। कार्रवाई तो आपके ऊपर होनी है। अगर अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं, अगर विपक्ष कह रहा है, तो उसको और दबाव बनाना चाहिए, थोड़ा धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए, थोड़ा लड़ाई लड़नी चाहिए कि भैया इनको आपके साथ लिया, जरा अब इनको भी कुछ कार्रवाई करके दिखाओ, इनके हम छापे वापे मरवाओ। सिर्फ टीवी की डिबेट से थोड़ी ना काम चलेगा। क्या ये टूल किट है समीर जी? ईडी सीबीआई जो लगातार प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है तमाम चुनावों में, और इसे चुनावों से जोड़कर ही विपक्ष देखता है और कहता है देखिए चुनाव आ गए, अब ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, छत्तीसगढ़ में पहुंच जाएंगे, आप अधिकारियों को परेशान करना शुरू कर देंगे, मुख्यमंत्री के ओएसडी को परेशान करना शुरू कर देंगे। तो क्या ये बड़ा टूल किट हो सकती है ईडी सीबीआई? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी कार्रवाई चुनाव को देखते हुए या राजनीतिक पार्टी विपक्ष को देखते हुए ईडी नहीं कर रहा है। जिसके ऊपर भी ईडी की छापेमारी हुई है, आप देखिए केस पहले से चल रहे थे। अशोक गहलोत कह रहे थे कि चुनाव आ गया है तो ईडी आ गई है। अशोक गहलोत के भाई के ऊपर तो 2019-20 में भी ईडी ने कार्रवाई की थी, पहले से जांच चल रही है। जिनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके पहले सीबीआई और ईडी की कार्रवाई 3 से 4 साल पहले चल रही है। हेमंत सोरेन के ऊपर पहले चल रही थी, उद्धव ठाकरे के ऊपर पहले से ईडी का नोटिस गया हुआ है, शरद पवार के ऊपर, अजित पवार के ऊपर पहले से जांच चल रही है, शरद पवार के ऊपर ईडी की जांच का नोटिस चला हुआ है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जिसको ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए और 2024 को देखते हुए कार्रवाई की है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ये बात रखती है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, बहुत स्पष्ट उन्होंने 338 करोड़ रुपए का जिक्र करा है। तो ये बताता है कि शराब दिल्ली के इसमें दिल्ली सरकार शराब घोटाले में शामिल रही थी। इसी तरह से लालू प्रसाद परिवार भ्रष्टाचार में शामिल रहा, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और मुझे लग रहा है देश की जनता बहुत बेहतर तक ये समझ चुकी है कि जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और ये आने वाली कार्रवाई 2024 के बाद भी जारी रही है। ऐसा नहीं कि 2024 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री इसमें ढील दे देंगे। जब तक प्रधानमंत्री मोदी इन भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाएंगे, कमाया हुआ पैसा वापस जब्त नहीं करेंगे, इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। और ये सारे विपक्षी नेता जो भ्रष्टाचार में चुनावी राज्य हैं समीर जी, उनमें तो जोर शोर से चर्चा हो रही है ईडी सीबीआई की, और तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां तो खासकर वहां के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये टूल किट है और इसी के जरिए जीतने की कोशिश कर रही है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद ऐसे ही चुनावी राज्यों की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान की चुनावी बाजी बीजेपी या कांग्रेस किस पर भारी पड़ेगी? गुटबाजी। छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।